हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th जोग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पॉइंट हमारा आज का है, जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है मृदाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। फ्री फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं हमारे यहाँ। लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन टाइप्स, है ना। तो भू-आकृतियाँ, जलवायु हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो अनेक प्रकार की मिट्टियाँ भी यहाँ पर विकसित हुई हैं। सबसे पहले जिस मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मिट्टी है जलोढ़ मृदा, यानी कि एलुवियल सॉइल। तो ये जो मिट्टी है ये विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है, पूरे भारत के अंदर विस्तृत रूप से फैली हुई है। ये देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, सबसे बड़ी मृदा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में, बड़ी नहीं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो संपूर्ण उत्तरी मैदान, यानी पूरा जो उत्तरी मैदान है ना, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से ही बना है ना। तो ये जो मृदा है डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, 3 हिमालय की नदियां हैं, नदी तंत्र हैं, उनसे ये बनी है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, 3 से, यानी सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। तो देखा जाए तो एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएँ राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान में खासतौर से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में भी के जो डेल्टा हैं वहाँ भी जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। ठीक है। तो एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari and Krishna and Kaveri rivers. The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay. रेत, सिल्ट और मृतिका के अनुपात, विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। रेशियो है उसका एक अलग टाइप का। हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जब जाते हैं, यानी नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की तरफ जाते हैं, जब ऊपर पहुंचते हैं तो मृदा के कणों का जो आकार होता है, उनके कण जो होते हैं, स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स, है ना, वो जो है वो बिगेस्ट होते हैं साइज़ में। ऊपर जाते आते हम देखते हैं तो इन द अपर रिचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द break of slope, the soil are coarse. Such soils are more common in pediment plains such as द्वार्स, चोस एंड तराई। तो वो कहता है कि इन कणों का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसा कि हम देखेंगे मृदाओं के प्रकार के बारे में ये जगह दी हुई है, जहाँ जहाँ मृदाएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं और उन मृदाओं को यहाँ बताया गया है। तो नदी घाटी के ऊपरी भाग में ढाल जो होता है वो कैसा होता है, भंग होता है, और उसके समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। पर्वतों की जो तलहटी होती है ना, पर्वतों के नीचे का जो तल का मैदान होता है, वहाँ पे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर ये पाई जाती है। और कणों का जो आकार होता है, उनके जो साइज़ है, वो साइज़ जो होता है, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स ऑन ऑफ और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, यानी उनकी आयु के आधार पर होती है। उनकी पहचान कैसे होती है, आयु के आधार पर। कैसी, उसकी कितनी आयु है। अब भाई हम तो अपनी आयु बता देंगे, मिट्टी कैसे अपनी आयु बताएगी। तो मिट्टी की आयु पहचानने वाले के लिए लोग होते हैं। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे मिट्टी का रंग गहरा होता चला जाता है, तो उस आधार पर पहचाना जाता है कि कितने पुरानी ये मिट्टी है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप की होती है। एक पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और एक नई जलोढ़ मृदा होती है। जो पुरानी होती है उसे बांगर कहते हैं, जो नई होती है उसे खादर कहा जाता है। तो ये 2 टाइप की मृदाएँ होती हैं, बांगर एंड खादर। ठीक है ना। तो खादर जो मृदा होती है उसमें बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। खादर के अंदर, बांगर में थोड़े बड़े कण पाए जाते हैं। ठीक है। तो जलोढ़ मृदाएँ बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ उसमें पोटाश, फास्फोरस और चूने से भरी हुई होती हैं। इससे क्या होता है, गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाज जो होते हैं, या दलहन यानी जो दाल होती हैं, उनकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त ये मिट्टी होती है। अधिक उपजाऊपन के कारण क्या होता है, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि माने ज़्यादा कृषि की जाती है, और जहाँ मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है, तो ऐसी जगह पे गहन कृषि की जाती है। सूखे जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो मृदाएँ होती हैं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार करो, और अगर सिंचाई सही तरीके से करें तो इनकी पैदावार को हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मृदा है वो है ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मृदा। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ये होती है काले रंग की। इसे हम रेगड़
सॉइल भी कहते हैं, आर ऑल्सो नोन एज रेगल सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। किसके लिए ज़्यादा है खेती के लिए अच्छी समझी जाती है? कपास की खेती के लिए, कॉटन यानी कपास। और काली कपास मृदा के नाम से भी इसे कभी हम जानते हैं, तो क्योंकि कपास ज़्यादा होती है इसलिए काली कपास मृदा भी इसे कहा जाता है। हम यही मानते हैं कि जलवायु और जो शैल होती हैं, शैल माने चट्टानें जो होती हैं, जिन्होंने काली मृदा के बनने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट और क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये क्लाइमेटिक की जो कंडीशन है अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan basalt region spread over northwest Deccan plateau and is made up of lava flows. किससे बनती है? लावा से बनती है। पुराना लावा था, ठंडा हो गया, उसके ठंडे होने से इसका निर्माण हुआ। ठीक है ना। इस तरीके से ये इसका निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो लावा से बना है, तो ये मृदाएँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये मृदा जो है पाए जाने का जो क्षेत्र है वो है प्लेट्यू रीजन। कहाँ कहाँ का? महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र का, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। तो ये क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक भी ये फैला हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्षेत्र हैं इसके, गोदावरी और कृष्णा वैली के आसपास के क्षेत्र। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। तो किससे बनी है ये? महीन कणों वाली मृत्तिका से बनी हुई है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है इसमें। नमी समझते हैं ना आप, किसे कहा जाता है ना? मॉइस्चर को कहते हैं। तो ये मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये मृदाएं जो होती हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरी हुई होती हैं। ठीक है ना। इनमें ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। और फॉस्फोरिक कंटेंट्स होता है, मैग्नीशियम है, पोटेश है, लाइम है और कैल्शियम कार्बोनेट। ये चार चीज़ें ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा वो ये कहता है कि इसमें फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है ना। गर्म और जो शुष्क मौसम होता है उस मौसम में ये कहा जाता है कि ऐसे मौसम में ना थोड़ा सा हल्का सा इसके लिए हम ये मानते हैं कि इस मौसम में ना कभी कभी ये जो मिट्टी होती है थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि इस मृदा में गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं, है ना। तो क्योंकि गर्म मौसम में क्या होता है, पानी जो होता है वो सूखता चला जाता है, तो बहुत गहरी गहरी दरारें हमें देखने को मिलती हैं। और इनमें अच्छी तरीके से वायु जो होती है वो मिश्रित हो जाती है, अंदर चली जाती है। जब ये गीली हो जाती है ना तो ये मृदा बहुत ज़्यादा चिपचिपी भी हो जाती है, उसको जोतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई कब की जाती है? मानसून जब शुरू होता है उससे थोड़ा सा पहले कर लिया जाता है ना। पहली बौछार से ही शुरू कर दो तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा पानी बस गया तो इतनी चिपचिपी हो जाएगी कि फिर उसे जोतना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लाल और पीली मृदा यानी कि रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो जो रेड सॉइल है वो डेवलप होती है ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। कौन से क्षेत्रों में होती है? वो कहता है लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और जो पीली मृदा है ना, रेड और येलो सॉइल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान का दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग कैसे हो गया? अब लाल रंग की कैसे हो गई भाई? आग्नेय शैलें और रूपांतरित चट्टानें, समझ रहे हैं आप? इन दोनों चट्टानों से, यानी कौन कौन सी चट्टानें कहते हैं इनको? इनको कहते हैं हम कि मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स, है ना। तो इनसे ये आयरन का रंग ऐसा हो जाता है, तो इस टाइप से कहा जाता है। तो लौह धातु का प्रसार ज़्यादा होता है, उसी के कारण ये थोड़ा रंग इसका अलग प्रकार से होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स अ हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है ना। इसका पीला रंग क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जल मिल जाता है, तो जल मिलने के कारण इसका रंग जो है ना वो थोड़ा सा येलो टाइप का हो जाता है। ठीक है। चलिए लेटराइट मृदा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
लेटराइट सॉइल है। तीसरे नंबर की ये मृदा है हमारी, ठीक है। सबसे पहली मृदा हमने बात की थी कौन सी, चौथी सॉइल है ये, सॉरी, पहली एल्विल सॉइल, दूसरी हमने ब्लैक सॉइल के बारे में बात किया, तीसरी हमने रेड और येलो सॉइल, और चौथा है लेटराइट सॉइल यानी लेटराइट मृदा। लेटराइट क्या है, ये एक वर्ड जो है ना ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है लेटर, है ना, इस शब्द से ये वर्ड लिया गया है। इस लेटर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है ईंट। ईंट आपने देखी है कैसे रंग की होती है, लाल रंग की होती है ना। तो लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विच विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है उसमें आर्द्र और शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण ऐसा होता है। आर्द्र ऋतु आए फिर शुष्क ऋतु फिर आर्द्र फिर शुष्क, इस तरीके से आने से होने के कारण इन क्षेत्रों में इसका जो है रंग इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार की मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये भारी वर्षा से अत्यधिक लीचिंग का परिणाम होता है ना, लीचिंग होती है उसके कारण ऐसा होना शुरू होता है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ज़्यादा रेन हो जाती है ना इस वजह से। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना, ये पीएच वैल्यू आपने साइंस में पढ़ा होगा, 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th में वो पीएच वैल्यू ज़रूर पढ़ेंगे अपनी, है ना। तो इस पीएच वैल्यू जो होती है इससे जो है वो 6.0 दिया हुआ है इसका पीएच वैल्यू, है ना। इससे अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। तो इसमें सामान्यतः पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होती है। तो पौधों में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी होती है, इसलिए यहाँ पर पौधे थोड़े से कम होते हैं। इसमें सामान्यतः यहाँ पर ये देखा गया है कि अधिकतर दक्षिणी राज्यों में और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जैसे कि उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, यहाँ के कुछ भागों में और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में ये पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप की है ये मिट्टी। इसके अलावा वो कहता है जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। कौन कौन से वन मिलते हैं, पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं। और वो कहता है इसमें ह्यूमस जो होता है उसकी पर्याप्त रूप में पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो होता है ना वो पौधों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो इस टाइप का होता है ये, ठीक है ना, इस टाइप की मिट्टी है ये। और वो कहता है कि कहीं ना कहीं विरल वनस्पति और अर्धशुष्क जो क्षेत्र होते हैं ना उन क्षेत्रों में भी उनकी मात्रा जो है बढ़ती चली जाती है और नीचे की पत्थरों में चूने के कंकर की सतह भी इसके अंदर पाई जाती है। तो ये भी माना जाता है, ये भी होता है यहाँ पर, है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं है, हम बात कर रहे थे कि विरल वनस्पति और अशुष्क क्षेत्रों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अशुष्क पर्यावरण में ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, यहाँ पर कम पाई जाती है। अगर देखा जाए तो स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार इसमें अपर्दन और भूमि निम्नीकरण की संभावना पैदा होती है। अपर्दन कैसे होता है, अब अपर्दन के बारे में बात करें और भूमि निम्नीकरण के बारे में बात करें तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो होती है मिट्टी ये कहीं ना कहीं इस टाइप की मिट्टी होती है जो कि ज़मीन को ख़राब कर देना, निम्नीकरण कर देना, उसको बर्बाद कर देना। तो ये है भूमि निम्नीकरण। मृदा अपरदन आप जानते ही हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का बह जाना। मिट्टी के बहने का मतलब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से भी मिट्टी जो है उसका अपरदन होता है। तो और मृदा का संरक्षण की उचित तकनीक अपनाते हैं। तो अगर हम इनको अपनाएं तो इन मृदाओं पर हम कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। हमने खासतौर से चाय और कॉफ़ी इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल जो लेटराइट मृदाएँ हैं वो काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है ना, काजू की फसल के लिए। भाई देखिए, तो कहता है कि आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, है ना, ये भी होती है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से इस मृदा जो लेटराइट सॉइल है वो सूटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। These soils are mainly found in कर्नाटक, बिहार, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मरुस्थलीय मृदा। तो स्टूडेंट्स एरिड सॉइल के बारे में बात करते हैं। एरिड सॉइल, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का जो रंग होता है वो लाल और भूरा होता है। कैसा कैसा होता है, रेड टू ब्राउन।
इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। मृदाएँ आमतौर पर रेतीली और कैसी होती हैं, लवणीय होती हैं। लवणीय समझते हैं ना आप, लवण से भरी हुई, है ना, सेलाइन, है ना, एंड सेलाइन इन नेचर। तो इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाई इवापोरेटिंग द वाटर। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वहाँ झीलों में, जो झीलों का जल होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, एक खेत बनाकर उसमें जल इकट्ठा किया, उसका जल वाष्पीकृत हो जाता है और वहाँ पे नीचे जब वाष्पीकृत हो जाता है जल, तो खाने का जो नमक होता है उसकी कंकड़ी वहाँ जम जाती हैं और उनको तोड़ तोड़ कर निकाला जाता है और उसे खाने का जो नमक होता है वो बना दिया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण, किस किस के कारण, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान यानी ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर। इवापोरेशन इज़ फास्टर, इवापोरेशन जो होता है बहुत तेज़ी से होता है, जल वाष्पन बहुत तेज़ी से होता है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती चली जाती है ऐसी जगहों पर। द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। क्या होता है, मृदा की सतह के नीचे यानी ज़मीन की सतह, है ना, मृदा जो है मिट्टी वाली जो मृदा है उसकी सतह के नीचे क्या होता है, जो कैल्शियम है ना, वो कैल्शियम उसकी जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और क्या होता है, नीचे की जो परत होती है वहाँ पर जो चूने का कंकर होती है उसकी सतह मिल जाती है। आपने कभी समर वगैरह खुदवाई है घर में? जब आप कभी भी समर खुदवाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने देखा है पहले मिट्टी निकलना शुरू होती है, फिर टाइट मिट्टी आती है, छोटे छोटे कंकड़ आना शुरू होते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े कंकड़ आना शुरू हो जाते हैं। तो वही जगह है ये, तो वो वहाँ पर चूने के कंकर की सतह पाई जाती है ना। इसी के कारण मृदा में जल यानी कि इन्फिल्ट्रेशन, अतः स्यंदन बोला जाता है उसे, वो अवरुद्ध हो जाता है ना। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके हम कृषि योग्य भी बना सकते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में एक नहर निकाली गई है, वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल, और उससे जो है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में खेती की जाती है और उससे जो है यहाँ की अब जो सिंचित करके इस मृदा को सही किया जा रहा है और खेती के योग्य बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट सॉइल, 6वें नंबर की मृदा है। और इसके बाद एक पॉइंट और है हमारा, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं। ये जो सॉइल है आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट्स आर अवेलेबल। ये मृदाएँ आमतौर पर कहाँ पाई जाती हैं, कहते हैं कि उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर ख़ासतौर से कहता है कि ऐसे एरियाज़ में पाई जाती हैं, रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है तो ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो बात करते हैं आगे इसके बारे में कि इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय जो पर्यावरण होता है उसके अनुसार बदलाव धीरे धीरे होता चला जाता है। सॉइल जो टेक्सचर होता है वेराइज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड, जहाँ वो बनती हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी in valley sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. ये जो नदी घाटी होती है ना, उन घाटियों में ये मृदाएं जो मिट्टी होती है ये दोमट और सिल्टदार होती है। ऊपर की जो ढाल होती है वहाँ पे इसका गठन मोटे मोटे कणों के रूप में होता है। हिमालय में जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है, हिमाच्छादित क्षेत्र है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये वहाँ पर एसिडिक होती हैं और ह्यूमस रहित होती है। ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाता वहाँ पर। इसलिए हिमालय के जब हम ऊपरी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर पेड़ जो होते हैं और पौधे जो होते हैं उनकी संख्या कम होती चली जाती है ऊपर के क्षेत्रों में। तो नदी घाटियों के जो निचले क्षेत्र हैं, विशेषकर नदी के सोपान और जलोढ़, वहाँ पर ये मृदाएँ बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सॉइल इरोजन के बारे में, मृदा अपर्दन और उसके संरक्षण के बारे में। मिट्टी का कट जाना और उसका बह जाना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मृदा का अपर्दन यानी डेनुडेशन ऑफ सॉइल एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन is described as soil erosion. The processes of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. तो क्या कहता है कि एक
हमेशा हमने देखा है कि मृदा जो बनती है धीरे धीरे मृदा बनना शुरू होती है, और जो अपरदन है उसकी क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, हमेशा दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन भी रहता है। लेकिन मानव ने, जब से इस दुनिया में मानव आया तब से उसकी क्रियाओं ने, जैसे जंगलों को उजाड़ देना, जंगलों को काट देना, ज़्यादा पशुओं से घास को चराना, अति पशुचारण, उसका निर्माण करना, यहाँ पर घर बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाना, ये निर्माण हो गया। खनन का काम, ज़मीन के नीचे से खनिज पदार्थों को निकालना, तो इन सभी चीज़ों से कई बार ये संतुलन क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। और जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक तत्व, तो कहता है वो जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं ये जो है इससे इन्हीं से ये अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है। और वो प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं, फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, तो 3 हैं वो फिजिकल फीचर्स, पवन, हिमनदी और जल मृदा, 3 से होता है ये मृदा अपरदन, ठीक है ना। तो फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, गलीज कहा जाता है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड, बेकार भूमि भी कहा जाता है। ऐसी भूमि जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते, जोतने योग्य नहीं रहती, ऐसी भूमि को बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में, चंबल में जो क्षेत्र है वहाँ अगर जाएं तो हमें ज़मीन के बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, रेवाइंस दिखाई देते हैं, और इन्हें जो है ना ऐसी भूमि होती है यहाँ पर, बेकार भूमि। कई बार जल बहुत बड़े क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, यानी पानी ऊपर से आएगा और नीचे जाएगा। जब ऐसे समय में पानी नीचे की तरफ बहता है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहाकर अपने साथ ले जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की जो ऊपरी मृदा होती है वो क्या हो जाती है, घुल घुल कर पानी के साथ बह जाती है ना। इसको कहते हैं हम शीट इरोजन। क्या कहते हैं, चादर अपरदन, शीट इरोजन, ठीक है। तो ये कहा जाता है, ठीक है भाई। ये देखिए आप, इस तरीके से मिट्टी बह जाती है, दिख रही है ना आपको इस डायग्राम के अंदर। तो ये तरीका है उसका, अब अपरदन है ये एक टाइप का ये भी, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया पवन अपरदन कहते हैं। हवा जब उड़ाकर ले जाती है ना मिट्टी को, आपने देखा होगा जब आंधी वगैरह चलती है तो मिट्टी बहती है, हवा के साथ उड़ जाती है, तो ये होता है, इसे हम पवन अपरदन कह देते हैं, विंड इरोजन कह देते हैं, ठीक है। कृषि के जो गलत तरीके होते हैं उनसे भी मिट्टी का अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाओ आप, हल जैसे चलाना चाहिए उस तरह ना चलाकर आप उल्टे सीधे तरीके से हल चलाएं, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती हैं, है ना। तो आपको उल्टा चलाना चाहिए। इसके अंदर से बहता हुआ पानी आसानी से मृदा को काट देता है, मिट्टी को काट देता है, तो इस तरीके से ये खराब हो जाती है, ठीक है। तो जो ढाल वाली भूमि होती है उस पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की जो गति होती है वो घट जाती है, इसे कंटर फ्लोइंग कहा जाता है, ठीक है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान क्या होते हैं, कृषि अपरदन को नियंत्रित करता है, यानी जो मिट्टी का अपरदन है उसे क्या करेगा, खेती का जो अपरदन है उसे क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। पश्चिमी और मध्य हिमालय के अंदर सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऐसे ही सोपान किसे कहते हैं, सीढ़ीदार खेती को भी कहते हैं, है ना। इसी टाइप की होती है, सीढ़ीदार खेती की टाइप की बना दी जाती हैं नालियाँ सी, उसमें जो है खेती की जाती है। तो बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है, छोटी छोटी पट्टियों में, पहले ऊपर फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। तो ऊपर की मिट्टी थोड़ी बहुत बहेगी भी तो वो नीचे वाले पट्टी में आ जाती है, और फिर उससे नीचे वाली में, पर वो जा नहीं पाती कहीं बाहर, पानी ही चलता है बस, और कुछ नहीं, है ना। तो मिट्टी के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये पवनों द्वारा जनित जो बल होता है उसे कमज़ोर कर देती हैं, और इसे इस तरीके को हम स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं ना, स्ट्रिप फार्मिंग और शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। हमारा खेत है, मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, हमने क्या किया, खेत की जो मेड़ होती है उसके किनारे किनारे क्या किया, पेड़ों की कतारें लगा दी। पेड़ जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जो मिट्टी होती है वो उन पेड़ों से पार नहीं जा पाती है, और उड़ती भी है तो वहीं टकरा कर वहीं गिर जाती है। तो इस प्रकार शेल्टर बेल्ट बनाई जाती है, इसे मेखला कहते हैं हम। तो ये क्या करता है, पवनों की जो गति होती है, हवा अगर आती है उस साइड से तो उस हवा की गति को कम करता है, पेड़ उसे रोक लेते हैं हवा को। तो ये जो रक्षक पट्टियाँ होती हैं, इन सभी का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यानी रेगिस्तान के अंदर
जो रेत के टीले होते हैं उनके लिए इसी प्रकार से कांटेदार झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, और उनसे क्या होता है, ये रेत के जो टीले होते हैं ये अपनी जगह नहीं बदल पाते, और इस तरीके से उसका स्थायीकरण होता है, वो रुक जाते हैं उस जगह पर। तो स्टूडेंट्स, आपका ये आज चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर हमारा 1 था ये, और इसके बाद फिर हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।